दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। साफ शब्दों में डसॉल्ट एविएशन राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी ने 26 मार्च 2015 को अनिल अंबानी के साथ जो हस्ताक्षर किए उसके जो ग्राउंड्स हैं वो मैंने पहले आपको गिनाए, लेकिन उसके अंदर जो आशा है डसॉल्ट की वो ये है कि अनिल अंबानी दलाल बनेगा उनका, ताकि उनके जहाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचे जा सके। दलाल को प्यारी भाषा में भड़वा भी कहा जाता है। तो अनिल अंबानी ने जो भड़वाई करनी थी, दलाली करनी थी, उसके लिए डसॉल्ट एविएशन ने भारत सरकार के अनाउंसमेंट से 15 दिन पहले अनिल अंबानी के साथ साइन किया। यानी कि दलाल भड़वा अनिल अंबानी डसॉल्ट एविएशन के राफेल जहाजों को जबरदस्ती भारत के साथ बिकवाने में दलाली का काम करेगा। वो डसॉल्ट एविएशन को इसलिए पता था क्योंकि ये बहुत मोदी की दलाली 13-15 साल तक करता रहा था इस सौदे से होने से पहले। याद रहे 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था केशुभाई पटेल को हटा के, याद है ना। और उसके बाद अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे 13 वर्ष जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा उसमें उसका सबसे बड़ा नोटों का दलाल अगर कोई था तो वो था अनिल अंबानी। साले तुम भ्रष्टाचार करते हो, पैसा कमाते हो, चीन के नाम पे राजनीति करते हो, पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ते हो। इस देश में तुमने क्या सोचा, छक्के बैठे? अगर हमारे अंदर महात्मा गांधी है, नेहरू है, तो याद रखना मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी बोस भी है। जिस दिन ये पब्लिक खड़ी हो गई तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेगी। पाकिस्तान को तो हम ठोक ही देंगे। इसलिए यहां पे दोस्तों आपको यह याद रखना है कि यह नरेंद्र मोदी दलाल है, यह नोट कमा रहा है और यह अनिल अंबानी उसका भड़वा है। और फ्रांसवाज होलांदे जो 2016 में राष्ट्रपति था फ्रांस का, वो उसका उस समय का मिनिस्टर और आज का फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रॉन, और ये मोदी वगैरह जितने भी है ना, ये नोट कमाने के लिए। सही बोला था मोदी जी आपने, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला था। ऐसे चूतिया जैसे बातें ना किसी और से करना, क्योंकि देश नहीं तुम भारत माता बेच रहे हो। तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, तुम इस देश के नागरिक होने लायक नहीं हो। कानून फ्रांस का अपना काम कर रहा है। अगर वहां के दोनों पुराने और नए राष्ट्रपति पे आरोप है तो मोदी ये आरोप तुम पे भी है, क्योंकि उस हस्ताक्षर में तुम भी हो। अगर तुम्हारे अंदर एक कौड़ी की भारतीयता है, अगर तुम सच में दामोदर दास के बेटे हो तो इस्तीफा दो, गेट आउट। हां, साबित नहीं होता है तो वापस बन जाना अगर जीत जाओ तो। वरना हम ये मानेंगे कि 2014 से लेकर के 2021 तक भारत का वो समय था जब रावण जरूरत से ज्यादा अपने सर हिला हिला के लोगों को डरा रहा था। 2022 तक में तेरे को यहां की राजनीति से गायब हम करेंगे। और तू देख, चोर चौकीदार चोर और चौकीदार क्रिमिनल। Get out of my company, you bloody मोदी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चौकीदार चोर है, ये आप सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि चौकीदार चोर है। ये बात अपनी जगह पे आज भी स्थिर है। सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जिसको आप लोग चौकीदार कहते हैं, और वो चोर है ये पहले से साबित हो चुका है। अब खुलासे होने बाकी। हमने देखा था कि कुछ समय पहले राफेल नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि तेज तर्रार भारतीय वायुसेना में लिए गए लड़ाकू हवाई जहाज को लेकर के किस तरीके से बवाल मचा। इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा 126 से ज्यादा जहाज बुक किए थे या करने की बात थी, लेकिन राफेल की उस डील को खुद कांग्रेस की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह यूपीए 2 ने कैंसिल भी कर दिया था, क्योंकि बहुत कुछ सही गलत निकल के आ रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से।
जाने कैसा आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद देखा किस तरीके से भारत की वायुसेना की शक्ति बढ़ा दी करके नौटंकी, ये राफेल नाम का जो फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है जो कि डसॉल्ट एविएशन बनाता है, उसको ला करके भारत में सीना 56 इंच का दिखाने की कोशिश में, चूहे से शेर बनने की कोशिश में लोगों ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है, दो बातें। पहली बात, भारत की सेना सशक्त होनी चाहिए और सशक्त होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, यह हमारा प्रथम उद्देश्य होना भी चाहिए। लेकिन क्या इसके बदले पैसे खाने के लिए किसी को प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या सरकार में बिठाया जाता है? क्या आप ये सोच सकते हैं? पहले भी हमने सरकारों के कितने सारे जुमले सुने कि राजीव गांधी स्वर्गीय को लेकर के, बोफोर्स को लेकर के ना जाने कितनी कहानियां हुई, और भारतीय मीडिया घिसता रहा वो अपना पुराना राग, जैसे कि राजीव गांधी बहुत बड़े चोर हों। गलत। वीपी सिंह ने भी कहा था, लेकिन सब गलत निकला। हकीकत यह है कि जो चोर होता है वही दूसरों को चोर चोर चिल्ला करके अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश करता है। ये बेहतरीन उदाहरण आज आपके सामने राफेल से आ रहा है। यहां पे यह बात भी क्लियर कर देनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को चौकीदार चोर है की बात पे फटकार लगाई थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। इसमें सफाई की बात यह है और बिल्कुल क्लीन है कि राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है। इस बात को लेकर के तनातनी हुई और राहुल गांधी ने बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी सफाई दी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था और हम जानते हैं कि वो मामला खत्म हो चुका है। लेकिन असली मामला जो है कि पैसे खाए गए, नोट चबाए गए, दलाली ली गई, भ्रष्टाचार किया गया, और किसने किया? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हम सब समझते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पर अब क्या करा जाए कि अगर उन पूरे तिनकों से कोई अपनी दाढ़ी बना ले और अपने आप को जाने क्या हीरो समझे। देखिए, समझने वाली बात यह है कि राफेल नाम की जो डील हुई, इस पे बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं। इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की गई, जो नरेंद्र मोदी में दम नहीं है कि वो फॉर्म करके उसको बिठा करके खुद पे और खुद की सरकार पे तहकीकात करवा सके। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, उस पे बहुत साफ कहा था कि कुछ बातों की गहराई में हम जाना नहीं चाहते, जा नहीं सकते, क्योंकि वो उस पिटीशन का, उस समय की जो एप्लीकेशन थी, उसका ना तो उद्देश्य था और ना ही उसके अंदर डिमांड थी। कुछ बातों के लिए संसद है और संसद से होना चाहिए। अगर किसी सरकार ने कुछ भी भ्रष्टाचार किया है तो जेपीसी बनाई जाए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत फिर उसके आगे के क्या कदम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये निकल के आने चाहिए। लेकिन राफेल की डील में अब जो फ्रांस में खुलासे हो रहे हैं वो बेहतरीन उदाहरण है सबसे पहले भ्रष्टाचार को भारत में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का साबित करने के लिए। क्योंकि 13 साल नरेंद्र मोदी रहे चीफ मिनिस्टर गुजरात के, भ्रष्टाचार उनका खुद का दबता गया, दबाते गए, दिखाया नहीं, क्योंकि सारा का सारा सरकारी जो महकमा था वो उन्हीं के कंट्रोल में था। इसलिए वो कभी भी आदेश अपने जो खुद के दिए हुए थे, जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त थे, चाहे रिवर फ्रंट बनाना हो या अन्य काम करने हो, उसमें जो नोट कमाए मेट्रो से लेकर के रिवर फ्रंट तक, उसको किसी ने दिखा नहीं पाया। उसका कारण था कि वो एक क्षत्रिय राज करते थे उस छोटे से राज्य पे। हाँ, भारत के मुकाबले छोटा सा राज्य है, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने 2014 में तो ये बड़ा कह करके आए थे कि ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तरफ एक अग्रसर सरकार आई है। लेकिन हकीकत देखिए कि आज भी 7 साल होने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों की सरकारों को या पुरानी सरकारों को भ्रष्टाचारी अगर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी वाले बताते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि असलियत में भ्रष्टाचार और जितना भी गंदगी और जितना भी पैसा कमाने का, नोट कमाने का गलत धंधा अगर कोई करता है तो ये तेली महाराज जो हैं वही करते हैं और दूसरे कोई नहीं करते। देखिए, समझने की बात है कि इस भारत के देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री और संतरी हुए जिन पे जब कभी भी आरोप लगा
तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बाद में अगर साबित नहीं हुआ तो उन्होंने या तो वापस मिनिस्टर का अपना पदभार संभाला और या फिर आगे की राजनीति करते रहे। कुछ उदाहरण दूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे एक जमाने में उसकी शुरुआत से लेकर के आज तक अगर कहा जाए तो एल.के. आडवाणी रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1996 में सांसद पद से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि जैन हवाला केस में उनका नाम उछला था और 1998 में उन्होंने वापस इलेक्शन जीत करके अपना सांसद पद संभाल लिया था। लेकिन ये 2 साल तक उन्होंने अपने उस इस्तीफे की, यानी कि भारत की डेमोक्रेसी और संविधान की इज्जत करते हुए मैं कह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने फिर भी अपने आप को दूर कर लिया था और इस्तीफा दे दिया था। इसके सिवाय बहुत लंबी लिस्ट है। हाल में अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन पे जब आरोप लगा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि चलिए आप अपने आप ये जो सरकारी तंत्र है और कानूनी काम है ये अपना हिसाब निकाले, अपना गिल्टी एक्विटल जो भी प्रूव करना है करे, उसके बाद मुझे अगर बनना होगा तो मैं दोबारा बनूंगा। लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और छोड़ दिया गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का। इसके सिवाय लंबी लिस्ट है। पवन कुमार बंसल जो कि रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, अश्विनी कुमार भारत के कानून मंत्री हुआ करते थे, ए राजा जो कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होते थे, दयानिधि मारन जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे, शशि थरूर जिनकी पत्नी का जब देहांत हुआ सुनंदा पुष्कर का तो उसके बाद नाम उछाला गया, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं, ना ही कहीं उनका नाम दर्ज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने, हम सब जानते हैं किस तरीके से नाम उछाला, तो उन्होंने भी मंत्री पद से अपने त्याग दे दिया था कि चलो भाई तुम लोग पहले कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा मंत्री बनता हूं, नहीं बनता देखा जाएगा। वीरभद्र सिंह इत्यादि इन लोगों ने, सब ने जब कभी भी आरोप लगा तो पहला काम किया कि जो पब्लिक पोस्ट होती है मंत्री संतरी की, उससे त्यागपत्र। इसके सिवाय बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप नालायकी देख रहे। आपको याद होगा कि मोदी 1.0 जिसको कहते हैं 2014 से लेके 2019 तक की जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चली इस देश में, कितने रेल एक्सीडेंट हुए थे। और वो पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री होता था, उसने कभी रेजिग्नेशन नहीं दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। याद है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी तक ने दे दिया था। इसी तरीके से आज ये समझ के कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से जो फन मार करके डस रहे हैं इस देश को, ये सिर्फ खुद अपना पैसा नोट कमाने के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि मोदी की तो बीवी भी नहीं है, घर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो किसके लिए कमाएगा। ए संघियों, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रंडीबाजी करते हैं, दारू पीते हैं बार में जाकर के, नंगा नाच करते हैं डिस्को में जाकर के। वो घर के लिए नहीं करते, वो अपने बच्चे या बीवी के लिए नहीं करते। हो सकता है मोदी को ऐसे शौक है, मैं नहीं जानता। लेकिन यह सवाल कभी नहीं उठाना कि जिसके बीवी बच्चे घर नहीं होते तो वो किसके लिए नोट कमाएगा। वो अपने शौक पूरे के लिए नोट कमा सकता है करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता। हां, भारतीय जनता पार्टी, मोदी ये सॉलिड पैसा कमा रहे। आइए राफेल के ऊपर चलते हैं। हाल में ये निकल के आया, और मैं कुछ भी आधी अधूरी बात नहीं करूंगा, कि जो फ्रांस से निकल के आ रहा है उसमें साफ निकल के आ रहा है कि वहां के जज ने ये जो मामला 2 साल पहले फाइल हुआ था उसको अब क्रिमिनल एक्शन और उसके संवैधानिक तरीकों को फॉलो करते हुए केस को खोल दिया है। यानी इसके अंदर जो करप्शन हुआ, यही तो बात की गई कि इसमें करप्शन हुआ, चार्जेस लगाए, भ्रष्टाचार हुआ, इसमें फेवर्स किए गए, इसमें गलत डिजाइन, गलत तरीके से इस जहाज को बेचने के लिए तरकीबें अपनाई गई। किसके द्वारा? डसॉल्ट एविएशन, जो इस राफेल जहाज को, फाइटर जहाज को बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ये वहां जो खुलासे हो रहे हैं फ्रांस में, वहां के जज साहब ने जो ये केस खोला है उसके ग्राउंड है, उसके ग्राउंड के आधार पे इन्होंने ये केस खोला है। किसी हवा में किसी कहानी का लिखा हुआ पात्र बनाकर नहीं किया है। अब ये समझने की बात है कि इसके अंदर अगर हम ये समझने की ध्यान से कोशिश करें कि एंटी ब्राइबरी कन्वेंशन एंड नेशनल लॉज जो हैं, जिसको ओईसीडी कहते हैं फ्रांस के, उसके तहत ये जज साहब ने राफेल के खिलाफ केस, वहां पे क्रिमिनल केस खोला है। अब इसमें समझने वाली बात आपको 2-3 ये जाननी चाहिए कि इसमें मेन कलाकार कौन कौन है, मेन सूत्रधार कौन कौन है। डसॉल्ट एविएशन तो है ही,
जो ये जहाज बनाती है और जिसने जहाज इंडिया को बेचे भी हैं, कुछ गिने चुने आए हैं आज तक, बाकी तो पता नहीं कहां है। लेकिन इसमें डसॉल्ट एविएशन के साथ साथ साफ कर दिया गया है कि फ्रांस के उस समय के रहे राष्ट्रपति फ्रांसवाज होलांडे पे भी ये कार्यवाही होगी और उनकी भी सुनवाई होगी और उनको भी कटघरे में रख करके पूरी की पूरी बात समझी जाएगी कि उनका क्या रोल था। और आज की तारीख में जो इमैनुअल मैक्रॉन है, जो वहां का राष्ट्रपति, वो उस समय उनका मिनिस्टर हुआ करता था और इन चीजों में इन्वॉल्व्ड था। यानी कि हाल इस समय जो राष्ट्रपति है फ्रांस का और उनसे पहले के जो राष्ट्रपति उस समय साइन करने वाले इस डील को, फ्रांसवाज होलांडे, इन दोनों पे कार्यवाही होगी इस केस के मद्देनजर। इस केस के अंदर क्या क्या हुआ है, गलत तरीके से माल सामान बेचने का, माल सामान मतलब इन हवाई जहाज की बात कर रहा हूं, उसके आरोप हैं। उस माल सामान यानी इन हवाई जहाजों को बेचने के लिए, बेचने से पहले और बेचने की कोशिश करने से पहले भ्रष्टाचार हुआ, पैसा दिया गया, रुपया दिया गया, डॉलर दिए गए, जो भी दिया गया, किसको दिया गया, यह ढूंढने की बात है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ट्रेन जो होती है, ट्रेन के आगे इंजन होता है और आखिर में बोगी होती है, का डब्बा होता है जिसके अंदर गार्ड बैठता है, बीच में पूरी ट्रेन होती है। यानी कि इंजन अगर इसके अंदर डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस था, तो जो अंतिम डब्बा है जिसमें गार्ड बैठता है, यानी जो रिसीव कर रहा है इन जहाजों को, वो भारत सरकार है। ये कोई प्राइवेट आपने और मैंने हवाई जहाज नहीं खरीदे हैं। भारत में हम फाइटर जहाज ऐसे नहीं खरीदते, भारतीय वायुसेना ने खरीदे हैं और उसको खरीद के किसने दिए हैं, भारत की सरकार, यानी आपकी प्रिय मोदी सरकार ने। बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है कि अगर फ्रांस के दोनों राष्ट्रपतियों, पिछले राष्ट्रपति फ्रांसवाज होलांडे और इस समय जो हाल है इमैनुअल मैक्रॉन, अगर इन दोनों पे इस चीज को लेकर के वहां केस किया गया है और उनसे भी पूछवाई सुनवाई सब कुछ की जाएगी, एविडेंस लिए जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो बड़े हंसते गाते ऐसे फ्रांसवाज होलांडे को पीछे से चिपकते हुए वहां जाकर के सिग्नेचर करते हैं और ये सारा का सारा रफाल का बिजनेस करते हैं, वो उतने ही बड़े गुनहगार, या छूट भी सकते हैं बाद में, मैं नहीं जानता, लेकिन वो उतने ही बड़े कल्प्रिट भी गिने जाएंगे जितने बड़े इमैनुअल मैक्रॉन, उस समय के मिनिस्टर, आज के राष्ट्रपति फ्रांस के, और उस समय का राष्ट्रपति फ्रांस का फ्रांसवाज होलांडे। अगर ये केस उन दोनों पे चल रहा है तो मान के चलिए कि कानूनी आधार पे इसमें मोदी का भी उतना ही भाग है, इसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। वो बात और है कि फ्रांस का संविधान इन्हें बुला सकता है, ये जाएंगे नहीं जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन लॉजिक की बात करी जाए, समझने की बात करी जाए, तो नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रॉन और फ्रांसवाज होलांडे, ये सब डसॉल्ट एविएशन के साथ मिले हुए हैं पैसा कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, सिर्फ एक माल बेचने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, डसॉल्ट एविएशन जो रफाल जहाज बनाता है उसको तो अपना माल ही बेचना था। एक सोई हुई, हारी हुई, खत्म होती हुई कंपनी थी जिसको अपना आगे काम कुछ बढ़ाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने, उस समय के फ्रांसवाज होलांडे ने, एक बकरा ढूंढ लिया जिसको हम नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, जिसने किया। बाकी दुनिया में कोई ऐसे जहाज को ऑर्डर नहीं करता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी विचित्र निकल के आ रही है दोस्तों, जब मैं इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं, जो कि मीडिया पार्ट जिसने ये केस की सारी जानकारी दी है, जिसके आधार पे सारा का सारा मामला हुआ है वहां पे, इसमें अनिल अंबानी का एक बहुत बड़ा रोल निकल के आ रहा है। याद है अनिल अंबानी कौन है? हाँ, वो मुकेश का छोटा भाई। लेकिन खाली मुकेश का छोटा भाई की पहचान नहीं होती है। अनिल अंबानी वो है, जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो इनके पिछवाड़े घुसा रहता था। जितने भी वाइब्रेंट गुजरात वहां पे करके इन्होंने लोगों के पैसे बर्बाद किए, सरकार के पैसे बर्बाद किए, उसमें अनिल अंबानी वो चाटुकार था जो हमेशा नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा रहता था और इनको पैसे देता था या जो भी करता होगा। यानी कि वो अनिल अंबानी, जिसका अंबानीज रिलायंस ग्रुप प्लस डसॉल्ट इंडियन प्रीमियर पार्टनर की डील हुई है इन 36 जहाजों के बारे में, बड़ा कमाल का निकल के आ रहा है। और मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, इंडिया एंड डसॉल्ट हैड ऑफिशियली बीन नेगोशिएटिंग टर्म्स फॉर परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ 126, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली अपना अनाउंसमेंट किया था 6 अप्रैल, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था 10 अप्रैल 2015 को कि पुरानी डील नहीं, अब ये 36 जहाजों की डील होगी। और उस समय जो आज स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर हैं, वो उस समय रक्षा मंत्री होते थे, उनको आखिरी मिनट तक नहीं पता था डील साइन होते होते कि भैया मोदी जी आपने क्या डील साइन करी। यानी कि अगर देखा जाए तो यह पहली बार ऐसा हुआ होगा
कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने एक रक्षा सौदे पे अनाउंसमेंट करी और उस समय के भारत सरकार के रक्षा मंत्री को टंग 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 कछु पता भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये कोई मोदी के घर की राजनीति चल रही है? ये कोई मोदी के घर में पंखा लगाना है कि ट्यूबलाइट लगाना है वो चल रहा है? इसका मतलब चौकीदार चोर है। इसने कहीं से किसी के साथ मिल करके वो गंदगी करी है जिसको भ्रष्टाचार से भी बड़ा कहा जाएगा, देशद्रोह किया है। क्योंकि मनोहर पर्रिकर खुद जीते जी कहते रहे कि मुझे तो पता ही नहीं था आखिरी मिनट तक। अब चलते हैं आगे, इसमें अनिल अंबानी का धंधा ढूंढते हैं। रिपोर्ट जो मीडिया पार्ट ने दी और जिसके आधार पर यह साबित होता है कम से कम फ्रांस में, और अब उसके ऊपर कार्यवाही होने वाली है कि 10 अप्रैल, अब याद रखिएगा 10 अप्रैल 2015 को जब नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट की थी, उससे पहले और कितना दिन पहले, उससे 15 दिन पहले अनिल अंबानी और डसॉल्ट के बीच में एक सौदा होता है, एमओयू साइन होती है 15 दिन पहले। और उसमें यह था, जो कि डॉक्यूमेंट्स खुद मीडिया पार्ट ने कोर्ट में वहां पे दिए हैं, इस एमओयू में साफ लिखा था, जो कि 26 मार्च 2015 का है, मोदी के अनाउंसमेंट से 15 दिन पहले इसमें लिखा था कि हम एक जॉइंट वेंचर करेंगे, हम 2 देशों के प्रोजेक्ट जो हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, डिजाइन और इंजीनियरिंग पे काम करेंगे, असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हवाई जहाज पे काम करेंगे, मेंटेनेंस पे काम करेंगे और ट्रेनिंग पे काम करेंगे। ये तब की बात है जब डसॉल्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो भारत सरकार का होता है, इनमें वार्तालाप चालू था, हो रहा था, और ये बीच में एक एमओयू कर दिया जाता है। अगर HAL और डसॉल्ट एविएशन का उस समय मार्च 2015 में भी आपसी चर्चा चालू थी इस जहाज को लेकर के, तो फिर मोदी जी के अनाउंसमेंट से 15 दिन पहले मोदी पुत्र, या कहा जा सकता है मोदी का पैसे का देने वाला दानवीर, क्योंकि वो तो भिखारी आदमी है, उसने 15 दिन पहले ये एमओयू कैसे किया डसॉल्ट के साथ, उसको किसने कहा था और डसॉल्ट को किसने कहा था? इसका मतलब बिचौलिया नहीं, ये पूरी के पूरे तीनों बिचौलिए हैं, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और उस समय का राष्ट्रपति फ्रांस का फ्रांसोइस होलांडे। ये 3 लोग बिचौलिए हैं भारतीय वायुसेना और डसॉल्ट एविएशन के बीच के। तभी तो यह पैसे की खेल हुआ। अब देखिए क्या खेल हुआ। और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं कोर्ट के अंदर, उसमें साफ लिखा है, डसॉल्ट एविएशन जो ये रफाल जहाज बनाता है, उसने रिलायंस यानी कि अनिल अंबानी के रिलायंस वाली जो कंपनी का पार्टनरशिप किया रफाल को लेके, उसमें एक्सपेक्टेशंस लिखी थी, आशाएं, कि डसॉल्ट एविएशन 26 मार्च 2015 को मोदी के इस सौदे के अनाउंसमेंट से 15 दिन पहले जो एमओयू रिलायंस यानी कि अनिल अंबानी के साथ करता है, उसमें कागज में आशाएं क्या लिखी थी? डसॉल्ट एविएशन आशा करता है अनिल अंबानी की कंपनी से कि अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी मार्केटिंग फॉर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। हिंदी में साफ शब्दों में डसॉल्ट एविएशन रफाल जहाज बनाने वाली कंपनी ने 26 मार्च 2015 को अनिल अंबानी के साथ जो हस्ताक्षर किए, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो मैंने पहले आपको गिनाए, लेकिन उसके अंदर जो आशा है डसॉल्ट की वो ये है कि अनिल अंबानी दलाल बनेगा उनका, ताकि उनके जहाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचे जा सके। दलाल को प्यारी भाषा में भड़वा भी कहा जाता है। तो अनिल अंबानी ने जो भड़वाई करनी थी, दलाली करनी थी, उसके लिए डसॉल्ट एविएशन ने भारत सरकार के अनाउंसमेंट से 15 दिन पहले अनिल अंबानी के साथ साइन किया। यानी कि दलाल भड़वा अनिल अंबानी डसॉल्ट एविएशन के रफाल जहाजों को जबरदस्ती भारत के साथ बिकवाने में दलाली का काम करेगा। वो डसॉल्ट एविएशन को इसलिए पता था क्योंकि ये बहुत मोदी की दलाली
13-15 साल तक करता रहा था इस सौदे से होने से पहले। याद रहे 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था केशुभाई पटेल को हटा के, याद है ना। और उसके बाद अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे 13 वर्ष जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, उसमें उसका सबसे बड़ा नोटों का दलाल अगर कोई था तो वो था अनिल अंबानी। इसके लिए आपको इतिहास जाके देखना पड़ेगा, सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो अनिल अंबानी दलाल भड़वा रिलायंस कंपनी का एविएशन वाला जो सेक्टर खोल करके मालिक बना, उसने डसॉल्ट एविएशन के साथ ये लिखा, साइन किया कि मैं तुम्हारी मार्केटिंग करूंगा प्रोग्राम्स और सर्विसेज के लिए भारत सरकार के साथ। यानी यहां भड़वाई जो है वो आपको देख रही है क्या निकल के आती है। इन डॉक्यूमेंट्स से यह समझ आता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अब आते हैं पैसे कितने दिए। अगर हम उनकी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो एक चीज निकल के आती है कि 2016 में और यह फ्रांसवाज होलांडे उस समय के राष्ट्रपति फ्रांस का स्टेटमेंट है कि 1.6 मिलियन यूरोस पैसा दिया गया। 1.6 मिलियन यूरोस दिए गए रिलायंस ग्रुप को, यानी अनिल अंबानी के ग्रुप को। क्यों दिए गए, किस बात के लिए राष्ट्रपति फ्रांसवाज ने फ्रांस से अनिल अंबानी को 1.6 मिलियन यूरोस दिलवाए? किस लिए दिलवाए? रिलायंस एंटरटेनमेंट के नाम पे दे दिए रिलायंस ग्रुप में। यानी कि ये 1.6 मिलियन यूरोस जो है ये दलाली का पैसा है, और ये दलाली का जो पैसा है ये फ्रांस से अनिल अंबानी के हाथों मोदी तक पहुंचा है। क्योंकि दलाली कैसे हो रही थी मैंने आपको बताया। अब इसके सिवाय हम गिफ्ट देखते हैं। गिफ्ट यानी कि प्यार से दी हुई चीज। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से एक गुलाब दे सकते हैं। ज्यादा पैसे वाले हैं तो एक मोबाइल खरीद के दे देंगे, थोड़ा कम पैसे वाले हैं तो शायद डिनर पे ले जाएंगे। सो यू गिफ्ट योर गर्लफ्रेंड। लेकिन अब यहां देखिए कि दलाली और भड़वाई के अंदर किस तरीके का गिफ्ट आता है। रिलायंस को, अनिल अंबानी के रिलायंस को डसॉल्ट ने 28 नवंबर 2016 को ये जो 36 रफाल का धंधा किया गया, इसके लिए 43 मिलियन यूरोस दिए। सप्लीमेंट्री सम प्लस प्राइस 43 मिलियन यूरोस एंड 159 मिलियन यूरोस टोटल इन्वेस्टमेंट अनिल अंबानी को देने की बात करी, जिसकी सारी की सारी टैक्सेशन मिलाने के बाद 169 मिलियन यूरोस का भुगतान होगा। मोदी जी, जरा सा यह बताओ देश को क्या क्या शौक रखते हो? आज तक किसी ने नहीं पूछा। छमिया नाचना देखते हो? अगर मानसी का केस पूरा हो गया होता तो तुम तो ससुर जेल में होते, अमित शाह भी जेल में होता। ये तो तुम दोनों ने मिल करके, मानसी, असली नाम नहीं लूंगा उसका, सबको याद है ना, फोन टैपिंग स्नूपिंग केस है। ये आदमी मानसी जो कि आर्किटेक्ट हुआ करती थी बैंगलोर वाली, इतना तो सबको पता है इसलिए खुले में बोल सकते हैं, उसने केस किया था। इन दोनों के ऊपर केस हुए थे कि वो अमित शाह इस नरेंद्र मोदी के कहने पे डीजी वंजारा और पीपी पांडे जैसे लोगों जो कि डीजीपी वगैरह हुआ करते थे पुलिस, ये मानसी केस अगर मानसी के खुद के कहने से वापस नहीं लिया होता तो दोनों जेल में पड़े होते। ये बात बताती है कि इनका दिमाग कैसा है। सोहराबुद्दीन केस का क्या हुआ वो आप जानते हैं। जज लोया पे आज बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस आदमी ने अमित शाह को बचाया वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय जज हो गया। कितने दिन बचोगे? अरे भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट में अपने जज बिठा लो, तुम पुलिस में अपने लोग बिठा लो, तुम आर्मी में अपने लोग बिठा लो, उस सीडीएस बना दो उस घनचक्कर बिपिन रावत जैसे बेवकूफ आदमी को जिसने चीन के सामने घुटने टेक दिए। क्या फर्क पड़ता है? देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन देश में चूतिए नहीं बैठे। इतना मारेंगे तुम्हारे घर आके, साले तुम भ्रष्टाचार करते हो, पैसा कमाते हो,
चीन के नाम पे राजनीति करते हो, पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ते हो। इस देश में तुमने क्या सोचा, छक्के बैठे? अगर हमारे अंदर महात्मा गांधी है, नेहरू है, तो याद रखना मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी बोस भी है। जिस दिन ये पब्लिक खड़ी हो गई, तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेगी। पाकिस्तान को तो हम ठोक ही देंगे। इसलिए यहां पे दोस्तों आपको यह याद रखना है कि यह नरेंद्र मोदी दलाल है, यह नोट कमा रहा है, और यह अनिल अंबानी उसका भड़वा है। और फ्रांसवाज होलांदे जो 2016 में राष्ट्रपति था फ्रांस का, वो उसका उस समय का मिनिस्टर और आज का फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रॉन, और ये मोदी वगैरह जितने भी है ना, ये नोट कमाने के लिए। सही बोला था मोदी जी आपने, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला था। ऐसे चूतिया जैसे बातें ना किसी और से करना, क्योंकि देश नहीं, तुम भारत माता बेच रहे हो। तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, तुम इस देश के नागरिक होने लायक नहीं हो। कानून फ्रांस का अपना काम कर रहा है। अगर वहां के दोनों पुराने और नए राष्ट्रपति पे आरोप है, तो मोदी ये आरोप तुम पे भी है, क्योंकि उस हस्ताक्षर में तुम भी हो। अगर तुम्हारे अंदर एक कौड़ी की भारतीयता है, अगर तुम सच में दामोदर दास के बेटे हो, तो इस्तीफा दो, गेट आउट। हां, साबित नहीं होता है तो वापस बन जाना अगर जीत जाओ तो। वरना हम ये मानेंगे कि 2014 से लेकर के 2021 तक भारत का वो समय था जब रावण जरूरत से ज्यादा अपने सर हिला हिला के लोगों को डरा रहा था। 2022 तक में तेरे को यहां की राजनीति से गायब हम करेंगे, और तू देख, चोर, चौकीदार चोर और चौकीदार क्रिमिनल। Get out of my company, you bloody Modi. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।